हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि इस साल के डबल अर्थिंग पेपर के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और गाइस इसीलिए हमें इस डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी की तरफ से कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिली है, जिन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ, क्योंकि गाइस सच में इस वीक का डायनामाइट शो एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था। तो गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली हमारे ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी सीएम पंग ने की। और यहाँ पर सीएम पंग कोई सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं बल्कि अपना एक मैच रिहर्सल करने के लिए आए थे, क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में सीएम पंग एफटीआर के साथ मिलकर एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर गन क्लब और मैक्स कैस्टर को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर हमें इस मैच की शुरुआत में एफटीआर इस मैच के अंदर डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। और जब सीएम पंग इस मैच के अंदर टैग मिला तब यहाँ पर सीएम पंग को एक बहुत ही बढ़िया पॉप मिला और लग रहा था कि सीएम पंग भी यहाँ पर डोमिनेट कर सकते हैं। पर सरप्राइजिंगली सीएम पंग इस मैच के अंदर आने के बाद गन क्लब ने इस मैच के अंदर सीएम पंग के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद गन क्लब इस मैच के अंदर डोमिनेट करने लगा और इस मैच के अंदर बिली गन भी रेफरी की नजर बचाते हुए एफटीआर के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिससे कि गन क्लब इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर पाई। पर फाइनली सीएम पंग और एफटीआर इन दोनों ने मिलकर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। और आखिरकार यहाँ पर सीएम पंग गन क्लब के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी बिली गन एप्रन के ऊपर आकर खड़े हो गए, जिन्हें देखकर सीएम पंग डिस्ट्रैक्ट हो गए। और इसी का फायदा उठाकर गन क्लब सीएम पंग के ऊपर एक रोल पिन करने के लिए गया, पर पंग ने रिवर्स कर ऑस्टन गन को उठाकर उन्हें बिली गन के ऊपर ही पावर रूम लगा दिया, जिससे कि बिली गन इस मैच से आउट हो गए। और सीएम पंग ने ऑस्टन गन के ऊपर अपना फिनिशर जीटीएस लगाया और एफटीआर ने अपना फिनिशर बिग री लगा दिया। और यहाँ पर ऑस्टन गन को पिन कर सीएम पंग और एफटीआर ने ये मैच जीत लिया है, जो सच में इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर गाइज अपना ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते सीएम पंग ने कहा कि पंग ने अपनी लाइफ के अंदर कभी ड्रग्स नहीं लिए, पर पंग को लगता है कि जैसा आप सीएम पंग को लग रहा है वैसा ही सभी लोगों को ड्रग्स लेने के बाद महसूस होता है, क्योंकि सीएम पंग काफी हैप्पी है। पर पंग कितने सीधे इंसान भी नहीं है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद हैप्पी हो जाए, क्योंकि पंग को अभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर डिफेंड करनी है, जो बात यहाँ पर सीएम पंग ने कही। और यही पर बात करती हुए एफटीआर ने कहा कि सीएम पंग और एफटीआर ये रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे और एफटीआर के लिए सबसे मेन उनकी फैमिली है और सीएम पंग भी एफटीआर की फैमिली में से एक है। तो इसीलिए अगर कोई आकर सीएम पंग या फिर एफटीआर के ऊपर अटैक करना चाहता है तो फिर यहाँ पर एफटीआर ने उन सबको वार्न किया कि अकेले सीएम पंग के खिलाफ नहीं बल्कि एफटीआर के खिलाफ भी जाने वाले हैं। और यही पर बात करते हुए सीएम पंग ने कहा कि सीएम पंग को पता है कि एडब्ल्यू कंपनी का अगला पेपर व्यू द फॉरबिडन डोर पेपर व्यू है और ये पेपर व्यू न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ मिलकर हो रहा है। इसलिए सीएम पंग चाहते थे कि जो कोई न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार बैकस्टेज में खड़ा है वो यहाँ पर आकर सीएम पंग को कन्फ्रंट करे। इसलिए सीएम पंग ने यहाँ पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार को बुला लिया। और गाइस सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के एस यानी कि हिरोशी तनाहाशी थे, जिन्हें देखकर यहाँ पर पूरा क्राउड काफी खुश था। और गाइस देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हमें शायद हिरोशी तनाहाशी और सीएम पंग एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर आकर हिरोशी तनाहाशी और सीएम पंग इन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को देखा और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो देखना पड़ेगा कि आगे चल के हिरोशी तनाहाशी और सीएम पंग इनके बीच में क्या होता है और हमें इस तरीके के और कितने क्रॉसओवर्स एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों के बीच में देखने को मिलते हैं। पर गाइज इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे बढ़िया सेगमेंट आया और मैं तो कहूंगा कि आज तक के डायनामाइट शोज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेगमेंट्स में से एक था, क्योंकि इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ आ गए। और गाइज यहाँ पर एमजेएफ ने जितना पैशनेट प्रोमो कट किया है वो प्रोमो सुनकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि एमजेएफ ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना खुद का पाइप बॉम्ब दिया है, क्योंकि हम सबको पता है कि आजकल एमजेएफ और एडब्ल्यू कंपनी के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। और इसीलिए यहीं पर आकर बातें करती एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ डबल अर्थिंग पेपर के अपने मैच के बाद अब काफी दर्द के अंदर है, पर यहाँ पर काफी सारे फैंस एमजेएफ को बात करता हुआ देखना चाहते हैं और टोनी भी एमजेएफ को बात करते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए एमजेएफ यहाँ पर आकर बातें करने वाले हैं। और आगे बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि टोनी खान ने अपनी कंपनी के अंदर काफी बड़ा मर्ज किया है, जो कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को खरीदना और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ एक पार्टनरशिप करना, जिससे कि अब एडब्ल्यू कंपनी काफी सारे लोग देखने वाले हैं। लेकिन एमजेएफ नहीं चाहते कि एमजेएफ टोनी खान को इतने बड़े स्टेज के ऊपर एम्बेरस करे, पर फिर भी अब एमजेएफ कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिससे कि टोनी खान एम्बेरस होंगे। और आगे बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि जब ये कंपनी शुरू हुई थी तब यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, पर एमजेएफ ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना रास्ता खुद बनाया और एमजेएफ ने खुद ही अपने आप को एडब्ल्यू कंपनी अंदर प्रूव किया है कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स में से एक है, जो बात यहाँ पर एमजेएफ कर रहे थे। और यहाँ पर क्राउड भी एमजेएफ के लिए चीयर कर रहा था, जिसके ऊपर बात करती एमजेएफ ने कहा कि यहाँ पर क्राउड एमजेएफ के लिए चीयर कर रहा है, पर ये लोग तब कहा थे जब सब लोग एमजेएफ को बिगेस्ट पीस ऑफ शिट ऑन द अर्थ कह रहे थे। पर एमजेएफ को इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके ओपिनियन कोई मैटर नहीं करते। पर एडब्ल्यू कंपनी के लॉकर रूम के अंदर भी ऐसे कई सारे रेसलर्स हैं जो कि एमजेएफ का स्पॉट लेना चाहते हैं, और बात ऐसी है कि एमजेएफ अपना स्पॉट देने के लिए खुद तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एमजेएफ को यहाँ पर और ज्यादा देर तक नहीं रहना, जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही। और आगे बात करती है एमजेएफ ने कहा कि फैंस को कुछ भी नहीं पता, एमजेएफ एक वंस इन जनरेशन टैलेंट है और फिर भी फैंस एमजेएफ काफी लाइटली लेते हैं। और ना सिर्फ फैंस बल्कि बैक्स में जो बिग बॉस मैन खड़ा है वो भी एमजेएफ को काफी ग्रांटेड लेते हैं, जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने टोनी खान को रेफर करते हुए कही।
और यहाँ पर एमजेफ ने आगे कहा कि क्या आपको पता है कि एयू कंपनी के अंदर बिगेस्ट ड्रॉ कौन है, क्योंकि नंबर 2 के ऊपर एमजेफ का नाम आता है। पर फिर भी टोनी खान एमजेफ को पे नहीं करना चाहते और टोनी खान ऐसे पैसे सिर्फ इसलिए बचा रहे हैं कि टोनी खान एक्स WWE सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी अंदर ले आकर उन WWE सुपरस्टार्स की जेबें भर सके। जो बातें कहते हुए एमजेफ ने यहाँ पर डायरेक्ट शॉट ले लिया और इस सुनकर फैंस भी काफी हैरान थे और यहाँ पर फैंस एमजेफ को सपोर्ट कर रहे थे। और आगे बात करते एमजेफ ने कहा कि एक्स WWE सुपरस्टार्स एमजेफ के लेवल के ऊपर नहीं है, पर फिर भी इन्हें इतनी सैलरी मिल रही है, तो क्या अगर एमजेफ एक्स WWE सुपरस्टार होते तो क्या टोनी खान एमजेफ को भी उतना पे करते? जो देखा जाए तो फिर एक बार एमजेफ की तरफ से काफी बड़ा शॉट था। और यहीं पर बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि टोनी खान बॉस होना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि टोनी खान एक रेसलिंग फैन है और सभी रेसलिंग फैन की तरह ही टोनी खान को बैरिकेड के पीछे होना चाहिए, ना कि इस कंपनी की पावर पोजीशन के अंदर, जो कि एमजेफ की तरफ से एक और बहुत ही बड़ा शॉट था। और यहीं पर आगे बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि एमजेफ साल 2024 तक वेट नहीं करना चाहते। एमजेफ चाहते हैं कि टोनी खान एमजेफ को अभी के भी फायर करे। और ये कहते हुए एमजेफ ने टोनी खान के लिए एक एफर्ट भी इस्तेमाल कर दिया और एमजेफ ने टोनी खान को एक फकिंग मार्क कह दिया, जो कि टोनी खान की काफी बड़ी इंसल्ट थी। और एमजेफ ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एमजेफ का माइक काट दिया गया, जिससे गाइस हम समझ सकते हैं कि एयू कंपनी और एमजेफ इनके बीच की हीटअप काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और एमजेफ के सेगमेंट को बीच में ही कट कर दिया गया। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि सेगमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है और स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइस मुझे स्टोरी और सेगमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और जैसा सीएम ने WWE कंपनी ने पाइप बॉम्ब दिया था, वैसे ही मुझे एमजेफ का एयू कंपनी ने पाइप बॉम्ब लगा है। और इस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं इसके बारे में थोड़े अपने ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा, जो कि हम किसी और वीडियो के अंदर करेंगे। पर इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें डायनामाइट शो की, तो गाइस इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर जॉनी एलिट एक मैच रसल करने के लिए आए थे और यहाँ पर जॉनी एलिट का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि एयू कंपनी के रिटर्निंग सुपरस्टार मीरो थे। और इस मैच से पहले एक बैस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए मीरो ने कहा कि मीरो ने फाइनली एयू कंपनी अपना रिटर्न कर लिया है और अब मीरो हैंगमैन पेज से लेकर सीएम पंक तक सभी लोगों को रिडीम करने वाले हैं। और अब मीरो खुद के घर नहीं जाने वाले, बल्कि अब मीरो गॉड के घर जाने वाले हैं और अपने आप को प्रूव करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर मीरो ने कही। जिसके बाद फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें मीरो और जॉनी एलिट इनके बीच में एक मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मीरो का एयू कंपनी एक रिटर्निंग मैच था, इसलिए फैंस से मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे और अपने इस रिटर्निंग मैच के अंदर मीरो काफी डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन जॉनी एलिट ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक करते हुए मीरो के ऊपर थोड़े पर अटैक किए, पर जॉनी एलिट के अटैक मीरो के ऊपर वर्क नहीं कर रहे थे और फाइनली मीरो ने जॉनी एलिट के ऊपर काफी तगड़े मूव्स लगाए और यहाँ पर जॉनी एलिट के ऊपर अपना सबमिशन मूव यानी गेम ओवर लगाकर यहाँ पर सबमिशन के सहारे मीरो ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक ठीक ठाक मैच था, पर कहना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर रिटर्निंग सुपरस्टार मीरो को एयू कंपनी ने काफी तगड़ा दिखाया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर मीरो के लिए एयू कंपनी ऊपर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो ऊपर देखा कि किस तरीके से हमें डबल ऑथिंग पेपर के ऊपर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी, जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनियल्सन, एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओर्टिज इनके बीच में काफी बढ़िया आर्केड एनआरकी मैच देखने को मिला है। जिसके बाद फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो ऊपर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी आ गई और यहाँ पर अगर बातें करते हुए जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनियल्सन, एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओर्टिज इनके खिलाफ अपनी जीत सेलिब्रेट की। और यहीं पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि माना कि जेरिको ने अपना मैच जीता है, लेकिन जेरिको इस चीज से काफी नाराज है कि एडी किंगस्टन उस मैच के अंदर आकर जेरिको को जलाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि एक दूसरे को जलाना काफी बुरी बात होती है। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही, जिन्होंने ही कुछ दिन पहले एडी किंगस्टन के आंखों के अंदर फायरबॉल फेंका था। लेकिन यहीं पर आगे बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको ने फाइनली इसे भी ओवरकम कर लिया है और जेरिको ने उन्हें एक मैच के अंदर हरा दिया है और जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने प्रूव कर दिया है कि जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी किसी से नहीं डरती। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही, लेकिन तभी यहाँ पर एडी किंगस्टन आ गए, जिन्हें यहाँ पर एक काफी बड़ा पॉप मिला है। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको नहीं छोड़ने वाले और एडी किंगस्टन चाहते हैं कि एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको इनके बीच में एक मैच हो जाए। पर इस बार एडी किंगस्टन कोई नॉर्मल मैच नहीं चाहते। जो बातें कहकर यहाँ पर एडी किंगस्टन ने विलियम डीगल को मैच बताने के लिए कहा और यहाँ पर विलियम डीगल ने जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी को एक ब्लड एंड गट्स मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिस पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने एडी किंगस्टन को मैच देने के लिए मना कर दिया। जो देखकर एडी किंगस्टन रिंग की तरफ आ रहे थे और ये देखकर क्रिस जेरिको ने जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी को एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करने के लिए कहा। और जब भी सभी लोग एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर रहे थे, तब जेरिको के पीछे से ओर्टिज ने आकर जेरिको के ऊपर एक मैट बॉल से अटैक कर दिया और ओर्टिज ने यहाँ पर सीजर्स लेकर जेरिको के बाल भी काट दिए। और जब तक जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी रिंग के अंदर आती, तब तक ओर्टिज यहाँ से भाग गए थे और ओर्टिज ने क्रिस जेरिको के बाल काटे हैं। ये देखकर जेरिको काफी गुस्सा थे और यहीं पर बात करते क्रिस जेरिको ने कहा कि ओर्टिज क्रिस जेरिको के बाल काट रहे हैं, इसीलिए क्रिस जेरिको अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। और यहाँ पर एडी किंगस्टन अपना ब्लड एंड गट्स मैच चाहिए था, तो उन्हें उनका मैच मिल चुका है और जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी, एडी किंगस्टन, जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनियल्सन, सैंटाना और ओर्टिज इनके बीच में ब्लड एंड गट्स मैच होगा। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही, लेकिन यहीं पर क्रिस जेरिको ने भी कहा कि ये मैच इन्हें काफी आसानी से नहीं मिलने वाला, क्योंकि ओर्टिज क्रिस जेरिको के बालों के पीछे गए हैं। इसीलिए क्रिस जेरिको चाहते हैं कि क्रिस जेरिको और ओर्टिज इनके बीच में एक हेयर वर्सेस हेयर मैच हो जाए। जो बातें कहकर यहाँ पर क्रिस जेरिको ने ओर्टिज को एक हेयर वर्सेस हेयर मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि मैच कब होता है और ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर गाइस ये सेगमेंट भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से डबल ऑथिंग पेपर व्यू खत्म होने के बाद जब समो जो का बैस्टेज इंटरव्यू चल रहा था, तब जे लिटल, सतनाम सिंह और संजय दत्त ने जाकर समो जो पर अटैक किया था और यहाँ पर समो जो के हाथों को इंजोर्ड किया था।
तो देखना पड़ेगा कि इसके बाद हमें समोजो के साथ आगे क्या क्या होता है वो दिखाई देता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर देखा कि इस वीक के डायमंड शो पर एक 10 मैन टैग टीम मैच चल रहा था, जहां पर मैट हार्डी, क्रिश्चियन केज, जंगल बॉय, लुचासोरस और डार्बी एलिन मिलकर यंग बक्स, रेड ड्रैगन और हिकुलियो को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत दो बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स यानी कि जंगल बॉय और काइलो ने की, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के साथ मिलकर अपने बहुत ही बड़े मूव्स लगाते हुए दिखाई दिए हैं। और क्रिश्चियन केज ने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस दी है। और सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज और मैट हार्डी साथ मिलकर काम कर रहे थे, जिनके बीच में पहले एक राइवलरी देखने को मिली है। इसलिए इस मैच के दौरान इन दोनों के बीच में थोड़ी फर्क कहासुनी चल रही थी, पर फिर भी क्रिश्चियन केज इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स आ गए, जिससे कि इस मैच के अंदर काफी बड़ा ब्रॉल हो गया। पर इसके बाद हमें इस मैच के अंदर लुचासोरस की बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जहां पर लुचासोरस ने अकेले सभी सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पर लुचासोरस और हिकुलियो इन दो जायंट्स के बीच में एक मैच देखने के लिए मजा आ गया। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में डार्बी एलिन हिकुलियो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर हिकुलियो ने डार्बी एलिन का अटैक रिवर्स कर दिया और रेड ड्रैगन ने डार्बी एलिन के ऊपर रिंग के बाहर एक काफी बढ़िया मुंह लगा दी, जिससे कि डार्बी एलिन इस मैच से आउट हो गए। और इनके अंदर हिकुलियो मैट हार्डी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर मैं सरप्राइजिंगली यहाँ पर मैट हार्डी और क्रिश्चियन केज ये दोनों मिलकर हिकुलियो के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं, जिससे कि इन दोनों को समझ आ गया कि अपने अपोनेंट को फेस करने के लिए इन दोनों को अपने डिफरेंस से साइड में रखकर एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। पर तभी इस मैच के अंदर यंग बक्स आ गए और यंग बक्स ने इस मैच के अंदर सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यंग बक्स ने सभी के ऊपर सुपर किक्स लगाई और यहाँ पर यंग बक्स जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिश बीडी ट्रिगर लगाने ले जा रहे थे, लेकिन मैट हार्डी ने यंग बक्स को रोक लिया। पर यहाँ पर रेड ड्रैगन ने मैट हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यंग बक्स ने जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर यानी मैडजर ड्राइवर लगा दिया। और यहाँ पर जंगल बॉय को पिन कर यंग बक्स ने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो फिर एक बार इस वीक के डायमंड शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस ये मैच खत्म होने के बाद हम देख रहे थे कि यहाँ पर मैट हार्डी जंगल बॉय को अप्रिशिएट कर रहे थे और कह रहे थे कि एक मैच हारने से कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए और क्रिश्चियन केज ने मैट हार्डी को दूर ढकला और क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय को पास ले लिया, जिससे कि यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि क्रिश्चियन केज को ऐसा लग रहा है कि वो अपना ये मैच मैट हार्डी की वजह से हारे हैं। पर रियलिटी में हम जानते हैं कि वो ये मैच मैट हार्डी की वजह से नहीं बल्कि जंगल बॉय की वजह से हारे हैं, क्योंकि वो ये मैच एक क्लीन मैच हारे हैं। इसलिए देखना पड़ेगा कि आगे चलकर क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय इनके बीच में क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें डायमंड शो पर देखा कि स्क्वाड स्ट्रिटलैंड और कीथ ली का बैकस्टेज इंटरव्यू चल रहा था, जहां पर इनके साथ इनके दोस्त भी थे। और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते स्क्वाड स्ट्रिटलैंड और कीथ ली ने कहा कि दोबारा से एयूली कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बनकर दोबारा से एयूली कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करने वाले हैं। देखना पड़ेगा कैसा कब होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायमंड शो पर देखा कि यहाँ पर टोनी शिवानी एयूली कंपनी की नई साइनिंग यानी कि एथेना का एक इंटरव्यू ले रहे थे। और गाइज एथेना कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार एम्बर मून है। और यहाँ पर अपने इस इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए एथेना ने कहा कि उन्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि फाइनली वो ऑल ईट हो चुकी है। पर अब एथेना ऐसी सुपरस्टार नहीं रही जो किसी कंपनी के साथ साइन होने के बाद बैठकर अपना सिर्फ पेचेक कलेक्ट करे, बल्कि एथेना यहाँ पर TBS वुमेन चैंपियन यानी कि जेड कारगिल चैलेंज करना चाहती है, जो बात यहाँ पर एथेना कर ही रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर जेड कारगिल आ गई और यहाँ पर जेड कारगिल की तरफ से बात करते हुए जेड कारगिल के नए मैनेजर ने कहा कि एथेना को डायरेक्टली TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए कोई मैच नहीं मिलने वाला, उन्हें पहले मैच अर्न करना पड़ेगा और उसके बाद ही उन्हें मैच मिलेगा। और जेड कारगिल के मैनेजर की बातें कहते ही यहाँ पर कियारा होगन एथेना के सामने आ गई। पर तभी यहाँ पर एथेना का साथ देने के लिए एना जे आ गई, जिनके सामने दूसरी तरफ से रेड वेलवेट आ गई। और यहाँ पर रेड वेलवेट को रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि क्रिस स्टैटलैंडर आ गई। और इस तरीके से फिर एक बार इन 6 सुपरस्टार्स के बीच में फेस ऑफ देखने को मिला है। पर फिर एक बार यहाँ पर एक ब्रॉल होने से पहले सभी रेफरीज ने आकर इन सभी सुपरस्टार्स को सेपरेट किया। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में फाइनली ब्रॉल कब होता है और इनकी राइवलरी कब शुरू होती है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर देखा कि इस वीक के डायमंड शो पर वार्डलो आए थे, क्योंकि इस वीक के डायमंड शो पर वार्डलो का एक मैच था और यहाँ पर उनका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि जेडी ड्रेक थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जेडी ड्रेक इस मैच के अंदर वार्डलो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर इसका वार्डलो के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ और वार्डलो ने जेडी ड्रेक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर जेडी ड्रेक के ऊपर लगातार 2 पावर बम्स लगाकर यहाँ पर वार्डलो ने जेडी ड्रेक को पिन कर दिया और जेडी ड्रेक को पिन कर वार्डलो ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो वार्डलो के लिए काफी आसान मैच था। पर गाइस वार्डलो के मैच जीतने के बाद यहाँ पर टोनी शिवानी वार्डलो का इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर इससे पहले टोनी शिवानी वार्डलो का इंटरव्यू लेते यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग आ गए। और यहाँ पर अगर मार्क स्टर्लिंग ने सिक्योरिटी गार्ड को वार्डलो को एक लिफाफा देने के लिए कहा और ये कुछ और नहीं बल्कि वार्डलो के खिलाफ एक कोर्ट केस थी, क्योंकि मार्क स्टर्लिंग का कहना है कि वार्डलो ने वीक बाय वीक अमेरिकन सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक किया है, इसलिए उस कंपनी ने वार्डलो के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया है। जो बात यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग ने कही, पर ये बातें जानने के बावजूद यहाँ पर वार्डलो ने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर एक पावर बम लगा दिया और कोर्ट की नोटिस फाड़ दी। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर वार्डलो और मार्क स्टर्लिंग इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर देखा कि मैन ऑफ द ईयर यानी कि इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई और डैन लेबर्ट का यहाँ पर एक बैकस्टेज इंटरव्यू चल रहा था। और यहीं पर अपने TNT चैंपियनशिप के लिए अगले अपोनेंट यानी कि डांटे मार्टिन के बारे में बात करते हुए स्कॉर्पियो स्काई कह रहे थे कि डांटे मार्टिन एक अच्छे रेसलर है, पर डांटे मार्टिन सालों साल मेहनत कर ली लेकिन फिर भी वो स्कॉर्पियो स्काई के लेवल के ऊपर नहीं आ पाएंगे।
और ये बात स्कॉर्पियो स्काई इस वीक रैम्पेज के ऊपर प्रूव करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर डांटे मार्टिन आ गए। और यहाँ पर अगर बातें करती डांटे मार्टिन ने कहा कि डांटे मार्टिन स्कॉर्पियो स्काई के लेवल के ऊपर है और ये डांटे मार्टिन इस वीक रैम्पेज के ऊपर प्रूव करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब इस वीक रैम्पेज के ऊपर ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट के ऊपर देखा कि यहाँ पर एक टैग टीम मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर मिलकर रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर हम इन चारों सुपरस्टार्स की तरफ से इस मैच के अंदर इनकी बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि टोनी स्टॉर्म डॉक्टर ब्रिट बेकर से हारने से काफी गुस्सा है और यही कुछ हाल रूबी सोहो का था। पर इनका यही गुस्सा इनके खिलाफ इस्तेमाल कर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर इन दोनों ने इस मैच के अंदर पहले डोमिनेट किया। पर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर इन चारों सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में डॉक्टर ब्रिट बेकर रूबी सोहो के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर रूबी सोहो को पिन करने के लिए गई। पर टोनी स्टॉर्म ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर जेमी हेटर ने टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पर जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर बातें कर ही रही थी कि तभी टोनी स्टॉर्म ने जेमी हेटर को रिंग के बाहर खींच लिया। और डॉक्टर ब्रिट बेकर के पीछे देखते ही रूबी सोहो ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अपना फिनिशर डेस्टिनेशन अननोन लगाया और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर को पिन कर रूबी सोहो ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो सच में इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच था। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर जेमी हेटर ने ओएनआर का टूर्नामेंट चैंपियनशिप लेकर टोनी स्टॉर्म और रूबी सोहो इन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर लास्ट ब्रिट बेकर और जेमी हेटर को मिली है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनके बीच में क्या होता है। पर गाइस इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें डेनियल गार्सिया जॉन मॉक्सली को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच बिल्कुल वैसा ही मैच हो सकता है जैसा कि हमें पहले डेनियल गार्सिया और जॉन मॉक्सली के बीच में देखने को मिला है कि मॉक्सली काफी डोमिनेट करेंगे और मॉक्सली मैच जीत लेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर डेनियल गार्सिया ने डोमिनेट किया है। और डेनियल गार्सिया ने इस मैच की शुरुआत से जॉन मॉक्सली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहाँ जॉन मॉक्सली के सिर से खून भी निकल रहा था। और डेनियल गार्सिया की इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस देखकर मैं तो यहाँ पर काफी सरप्राइज था। और एक टाइम के लिए डेनियल गार्सिया का अटैक देखकर जॉन मॉक्सली भी रिंग छोड़कर बाहर गए। पर गार्सिया आज मॉक्सली को छोड़ने की मूड के अंदर नहीं थे और गार्सिया मॉक्सली पर अटैक करने के लिए गए, लेकिन मॉक्सली ने गार्सिया को उठाकर एक टेबल के थ्रू फेंक दिया और आखिरकार मॉक्सली गार्सिया को रिंग के अंदर ले गए। लेकिन तभी क्रिस जेरिको इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गए, जिस चीज का फायदा उठाकर गार्सिया जॉन मॉक्सली को एक रोलर पिन करने के लिए गए, पर मॉक्सली किक आउट कर दिया। और तभी एडी किंग्स ने आकर जेरिको पर अटैक कर दिया और इतने में जॉन मॉक्सली ने रिंग के अंदर गार्सिया के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया और यहाँ पर गार्सिया को पिन कर जॉन मॉक्सली ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर काफी बढ़िया मैच था और सच में इस मैच के अंदर गार्सिया की परफॉर्मेंस देखकर मैं गार्सिया से काफी इंप्रेस हुआ हूँ। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जेरिको ने ब्लेड एंड गट्स मैच के लिए एग्री किया है और मॉक्सली को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो बात यहाँ पर मॉक्सली ने कही और इसके साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था। और गाइज मुझे इस वीक का डायनामाइट शो बहुत पसंद आया है और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वीक के डायनामाइट शो पर आपका क्या कहना है। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?